हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से गेस तो कर ही गए होंगे आप। इन्फोसिस में अब क्या करें? बहुत लोग पूछ रहे हैं ये सवाल। 52 वीक लो और एक शार्प डिक्लाइन। अनुज, मेरी काफी आईटी के सीनियर लोगों से बात हुई। थोड़े नतीजे सरप्राइजिंग थे क्योंकि हम फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि Q4 सीजनली वीक है। और टीसीएस का भी नंबर फ्लैट आया था, 0.5% ग्रोथ थी। तो ये नंबर थोड़ा सा सरप्राइजिंग था और मैंने चेक किया तो देखिए थोड़ा सा स्लगिश एनवायरनमेंट है। और नियर टर्म डिमांड भी अनसर्टेन है। और बीएफएसआई और रिटेल दोनों में थोड़ा सा इम्पैक्ट है जो हमें फर्स्ट कट उसमें आया है। तो थोड़ा सा डिले है डिसीजन मेकिंग में। बट होता क्या है अनुज कि जब भी ये चीजें बहुत जल्दी चेंज भी होती है, तो अगर अगर बैंकिंग सिस्टम में यूएस में स्टेबिलिटी आती है, अगले 1 डेढ़ महीने अगर कुछ इंक्रीमेंटली हमने देखा जो विड्रॉल हो रहा था, जो यूएस की बैकस्टॉप अरेंजमेंट था वो भी कम हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी, जो डेफरमेंट है डिसीजंस का वो हो रहा। तो मुझे लगता है 1 क्वार्टर और थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है प्राइस में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट ना देखे क्योंकि वैल्यूएशंस कुछ जगह बहुत रीजनेबल हो गए हैं। और 1 या 2 क्वार्टर आपको वापस से वो फ्लैट ग्रोथ जो एक प्री कोविड आईटी में ग्रोथ आती थी 6 से 8% वाली, वो देखने को मिले। तो उसमें आप 20-22 का अगर मल्टीपल देंगे तो परेशानी होगी। लेकिन अगर कोई स्टॉक 12 से 15 के मल्टीपल पे है और 6 से 7% ही ग्रो करेगा लेट्स से अगले 12 मंथ्स में, तो वहां पे शायद इंक्रीमेंटल डैमेज ना हो। तो मेरा ये मानना है कि कुछ टाइम के लिए कुछ पॉकेट्स को छोड़ देना चाहिए, हमें मैक्रो को इवॉल्व होने देना चाहिए। कुछ कुछ शायद स्टॉक्स शायद रिलेटिव आउट परफॉर्म करें, जैसे टेक महिंद्रा है, उनका बीएफएसआई एक्सपोजर बहुत कम है, टेलीकॉम वेटेज ज्यादा है, लीडरशिप चेंज है, वैल्यूएशंस आप देखेंगे बहुत रीजनेबल है, अर्ली डबल डिजिट अर्निंग मल्टीपल में है। कुछ निश प्लेयर्स है ईआरडी में जो जो डील बेस्ड होंगे। तो थोड़ा सा डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होने का वेट करना चाहिए। अगर और फ्रेश नए डील्स अनाउंस होती हैं, नए लेबल्स अनाउंस होते हैं, तब आप कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये सेट है, बट मेरा ये मानना है कि बड़ी पिक्चर चेंज नहीं होती है। जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल बिजनेस है, ना इसका डिजिटाइजेशन रुकने वाला है, ना जो हम क्लाउड अडॉप्शन रुकने वाला है, ना हमारा यूसेज एआई का या अब जो जीपीटी का हो रहा है वो रुकने वाला है। तो टेक एडॉप्शन नहीं रुकेगा, कुछ डिले होगा, कुछ माइनर डील्स में क्लैम्प डाउन होगा। उस को वेदर करने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। और हमने देखा है प्राइस एक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको शायद 3 महीने 6 महीने का मेन प्राइस में शायद दिख जाएगा इस वीक में, अर्ली नेक्स्ट वीक। ओके, चलिए तो फिर अब एक काम करते हैं, दूसरे बड़े स्टॉक की बात कर लेते हैं और आपका फर्स्ट लव भी है जो HDFC बैंक। यहाँ पर भी नंबर्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन रही। हालांकि स्टॉक में काफ़ी बड़ी रैली हो गई थी, तो थोड़ा सा प्री पोजिशनिंग को भी ब्लेम कर सकते थे। लेकिन अब HDFC बैंक को लेकर आपका क्या व्यू है यहाँ पर, और स्पेशली नाउ दैट अब ये मर्जर होने वाला है और एक एंटिटी बन जाएंगी ये? तो अनुज, 3 कंसर्न है मार्केट के जिस वजह से ये 1700 के आसपास एक हमें रेजिस्टेंस या देखने को बोल सकते हैं आप। पहला है कि वो जो स्टेक है एचडीएफसी लाइफ का, उस पर क्या व्यू रहेगा आगेगा। सेकंड, जो उसकी सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल, उसको एज अ सब्सिडरी अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट्स द सेकंड। और तीसरा यानी लीवे, अगर हम जिससे कहते हैं कि उनको मिलेगा एसएलआर में या जो की रेशियोज हैं उसमें। मुझे लगता है जो एचडीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो एचडीएफसी का ये 20-21 साल का जो एसेट क्वालिटी है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है, थोड़ा सा मुझे लगता है रेगुलेटरी लीवे मिलना चाहिए एचडीएफसी को। और अगर आप नंबर्स देखेंगे एचडीएफसी के, तो उन्होंने कमर्शियल बैंकिंग ग्रो किया 30%, रिटेल उन्होंने 18-19% ही किया, जिसमें लैप आता है, गोल्ड आता है, पर्सनल लोन आता है। डिपॉजिट ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है, वो अभी से कवर अप कर रहे हैं। निम थोड़ा फ्लैट हुआ है, तो बहुत बैंक्स में अब आपको दिखेगा जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है और जो एक्सपेंशन था निम का, वो रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट अच्छा फ्रेंचाइज है, मतलब कि 13-14% अगर भी प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और आपकी 20-22 लाख करोड़ की लोन बुक है, उस पर भी अगर आप कंसिस्टेंटली 20% जनरेट कर सकते हैं, आई थिंक बड़ा स्टेडी कंपाउंडर है, आगे आगे भी रहना चाहिए। थोड़ा रेगुलेटरी जैसी हेडविंड हटेगा और मर्जर होता है, एमएससीआई में इंक्लूजन होता है, काफी सारे ट्रिगर है, तो मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ इस एजम्पशन में कि ये चीजें बैंक के फेवर में जाएंगी। और मेरा ये मानना है ये लाइबिलिटी वॉर आपको देखने को मिलेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी वॉर आपको देखने को मिलेगा बैंक्स में। तो जो डिपॉजिट ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो ब्रांच नेटवर्क भी बढ़ा रहा है टेक के साथ, एचडीएफसी का एक्सपेंशन देखिए पिछले 1 साल में सराहनीय है।
लगभग 4-5 हज़ार ब्रांचेस ऐड करी हैं, तो उस वजह से कॉस्ट इनकम रेशियो भी बढ़ा है। तो फ्यूचर रेडी है मेरे हिसाब से, फिजिकल जिसे हम बोलते हैं, फिजिकल और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा गुरमीत जी, मैं लास्ट पॉलिसी के बाद से आई मीन जब रेट पॉज हमें मिला, एक चीज़ तो फील कर रहा हूँ कि रियल स्टेट स्टॉक्स आई मीन जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी भी थे 1.5 साल में, फॉर इंस्टेंस गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। लुक एट डीएलएफ, शोभाग और एचएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। आज एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे छोटी बुक वाली एचएफसीज पे उन्होंने फोकस किया, एप्टस में और होम फर्स्ट में। आपका व्यू रियल स्टेट पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे, रियल स्टेट इंसिलरी पे इस वक्त क्या है? काफी काफी कंस्ट्रक्टिव है बिजनेस, स्पेशली एचएफसीज पे। आप देखिए, ये जो बिजनेस है, अगर आप कंस्ट्रक्ट समझेंगे, 20 करोड़ में आपको एचएफसी का लाइसेंस मिलता है। 15% कार है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप 15 रुपीज इक्विटी डालेंगे तो 100 रुपीज तक का आप लाइन ले सकते हैं, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बस समझाने की पॉइंट। तो जो जो छोटी एनबीएफसीज हैं, वो अफोर्ड कर सकती हैं किस मार्केट में ऑपरेट करना है। जैसे कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, वो महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा फोकस्ड हैं। कुछ आपको साउथ बेस्ड दिखेंगे। आप टेरिटरी चूज करते हैं क्योंकि वहां बैंक्स नहीं जाना चाहते, और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, बैंक्स वो पोर्टफोलियोज खरीदते हैं अपने पीएसएल रिक्वायरमेंट के लिए। तो जिनकी बुक लिमिटेड है और आपकी यील्ड अच्छी है 14-15% की, आपको ज्योग्राफी समझ में आती है, आप प्रोडक्ट्स करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के, माइक्रो लैब जिसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किराना स्टोर है, उसकी आईटीआर लिमिटेड होगी, बट आप उसके फाइनेंशियल्स स्टडी करके, उसका लोकल नेटवर्क चेक करके उसको फॉर्मल क्रेडिट देते हैं उसकी शॉप के अगेंस्ट। तो वो बड़ा अच्छा सेगमेंट है। प्लस इसमें सरफेसी एक्ट 2 लाख रुपए में अप्लाई होता है। तो आप जो बैंक है वो 6 महीने 9 महीने के अंदर प्रॉपर्टी का पोजीशन लेके लिक्विडेट कर सकता है। बाकी केसेस में सरफेसी एक्ट 15 लाख में अप्लाई होता है। तो ये एचएफसी एक अच्छा सेगमेंट है जिसमें आपको वैल्यूएशन भी अच्छा मिलता है। हमने देखा पूना वाला ने 3 टाइम्स नेटवर्क पे अपनी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडी भेजी। तो ये अच्छा सेगमेंट है, डिमांड अच्छी है। और मुझे लगता है कि छोटी एचएफसी ज्यादा अच्छा करेंगी क्योंकि वो डिसाइड कर सकती हैं किस टेरिटरी में लैंड करना है जहां पे बैंक से सीधा कंपटीशन नहीं है। मेट्रो में प्रॉफिटेबल नहीं है, एनबीएफसी नहीं बैंक से कॉम्पीट कर सकता 8.5-9%, उनका कॉस्ट ऑफ फंड ही मैच नहीं करेगा। रियल एस्टेट में मुझे लगता है जो अफ्लुएंट लॉन्चेस हैं, अपर मिडिल लॉन्चेस हैं, वहां पे सिलेक्टिवली आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हमने वो चीज डीएलएफ में देखी, मैक्रोटेक में देखी, कुछ साउथ बेस्ड डेवलपमेंट देखी, तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं। और मेरा ये मानना है कि इंडिया में आपको ये हाउसिंग लेड प्राइवेट कैपेक्स साइकिल देखने को मिलेगी अगले 4-5 साल। चाइना में भी यही हुआ था, पर कैपिटा कंजम्पशन उनका $2-2.5 था और $5-6 गया था अर्ली 2000 से मिड 2020 के बीच में। तो ये हाउसिंग लगता है। तो मुझे लगता है इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है वो भी काफी अच्छा करेंगी। हमारे यूनिवर्स में काफी सारी कंपनीज हैं, पॉलीकैब है, कुछ पाइप कंपनीज हैं, कुछ सीमेंट कंपनीज हैं। तो मुझे लगता है जो ओल्ड इकोनॉमी हाउसिंग स्टॉक्स हैं और जो एचएफसीज है, मैं उन पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। सिलेक्टिवली कुछ रियल एस्टेट नाम भी हमारे रेडार में। जी हाँ, पॉली कैब आपके कहना कह ही रहे थे, जिक्र कर रहे थे एस्ट्रल का, शायद मेरे ख्याल से आपने बातों बातों में जिक्र किया, दैट्स ट्रेडिंग एट डे हाई। और एचएफसीज जो आज यतिन ने सुबह सुबह मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि एचएफसीज मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे ओवरवेट हैं 2 कंपनियों पे, एप्टिस पे और होम फर्स्ट पे, और ज़्यादा एडवांटेज छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिल रहा है। अच्छा, आप रियल एस्टेट पे बुलिश हैं। अब आते हैं एक दो स्पेस पे और गुरमीत जी, जहाँ पे थोड़ा सा इस वक्त बात करना बनता है। एक दो स्टॉक्स जिनकी काफ़ी पिटाई हो रही है, उसमें केमिकल बास्केट के स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया था। फॉर इंस्टेंस टाटा केमिकल, अब प्राइस कट के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं आपको, और ये स्टॉक्स अभी भी अपने लगभग 1-1.5 साल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी ये वो पोस्ट कोविड एरा का जो एडवांटेज लेके बैठे हुए हैं। आपका केमिकल बास्केट पे टेक क्या है इस वक्त? क्या क्या आपने अवॉइड किया है इस वक्त, क्या क्या एग्जिट किया है या कुछ बाय किया होगा? तो 3-4 चीजें हमारे रेडार में है। एक, जहाँ पे प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको कुछ टाइम थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। हमने देखा सोडा ऐश के प्राइसेस नीचे आए 3-4%। अभी वो इंडिया स्पेसिफिक है, हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्लोबली होता है कि नहीं। प्लस चाइना में कैपेसिटी बढ़ी है, इनर मंगोलिया में ये सोडा ऐश की कैपेसिटी बढ़ी है। तो आपको केमिकल्स को केमिस्ट्री वाइज जाना पड़ेगा। फ्लोरिनेशन में मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है, चाइना से भी इतना कंपटीशन कम है और एंड यूजर डिमांड सेगमेंट बहुत ज्यादा है। टाटा केमिकल की मैं बात करूं, क्योंकि सोडा ऐश प्राइसेस का जिक्र हुआ, वो 12 के पी मल्टीपल पे है, तो थोड़ा रिएक्शन अभी आया होगा प्राइस कट को लेके, बट
वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। 4,000 करोड़ का क्वार्टरली टर्नओवर करते हैं, 3200 करोड़ उनका बेसिक केमिस्ट्री है और बाकी का स्पेशलिटी केमिकल और रेलिस है जिसमें एग्रोकेमिकल भी आता है। हमें पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। पीआई इंडस्ट्री में जो एक एबिलिटी है इनोवेशन की, आप उसका इनोवेशन रेट देखेंगे, हर क्वार्टर 1 से 2 मॉलिक्यूल कमर्शियलाइज करते हैं। खराब एनवायरनमेंट मैक्रो में भी उन्होंने मार्जिन्स मेंटेन किए। पिछला नतीजा बहुत अच्छा था और इसी स्टॉक में कम करेक्शन देखने को मिला vis-a-vis। तो हम फ्लोरिनेशन को लेके और एग्रोकेमिकल और कस्टम सिंथेसिस को लेके बहुत बुलिश है। कस्टम सिंथेसिस में जो नोवेल कस्टम सिंथेसिस हम कहते हैं, जनरिक कस्टम सिंथेसिस नहीं, वहां पे बहुत बुलिश है। तो उसमें थोड़े आपके फार्मा प्लेस भी आ जाएंगे। तो इसमें वीरेंद्र जी क्या है कि जो अगले 1-2 साल में कैपेसिटी क्रिएट कर रहा है, उसको बहुत डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सप्लाई चेन शिफ्ट होती है और ये ऑटो एंसिलरी या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या वो नहीं है जिसमें आप वेंडर बहुत जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपने किसी को फ्रीज किया तो वो बहुत कम लोग हैं जो इसमें कैपेसिटी डाल रहे हैं इस एनवायरनमेंट में। तो आप देखेंगे अभी फेज 3 अगर आप देखेंगे, फेज 3 में करीबन करीबन 160 मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी हैं फेज 3 में। फेज 1 फेज 2 में काफी रिजेक्शंस होते हैं। फेज 3 में 60%, 55-60% का सक्सेस रेट आता है। तो जो और वो बहुत सारी कंपनीज बेनिफिट करेंगी उसमें, मतलब वो इंडिया में भी है, चाइना में है, ताइवान में, काफी जगह बेनिफिट करेंगी। तो हम उस स्पेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन सी कंपनीज उन मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी अभी क्रिएट कर रही हैं और अच्छा करेंगे। कंपनी है थोड़ा अनरिलेटेड है, जैसे लॉरस लैब है, आप देखेंगे वो उनके 6,000 एम्प्लॉय में 1200 सिर्फ साइंटिस्ट हैं और वो काफी अपनी डिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं एआरबी पे फॉर एग्जांपल। तो हम ऐसे कुछ पॉकेट्स देख रहे हैं जहां पे सप्लाई चेन कंसोलिडेशन होगा अगले 1-2 साल में और एक बार जब वो फ्रीज हो जाएगा तो रनवे 5-6-7 साल का होगा। ओके, अच्छा गुरमीत जी, अब एक और बात करते हैं। 2 साल पहले रिलायंस का रेट था करीब करीब 2300, आज रिलायंस का रेट है करीब करीब 2300। मतलब क्या यहाँ पर हो रहा है? सबसे बड़ा स्टॉक जो है मार्केट का, क्या ट्रिगर्स खत्म हो गए हैं यहाँ पर? क्या कोई फ्रेश ट्रिगर की मार्केट मतलब ढूंढ रहा है, कोई फ्रेश ट्रिगर? क्यों ये मार्केट को लगातार तंग कर रहा है स्टॉक आपके हिसाब से? अनुज जी, अगर आप देखें, रिलायंस का एक कंसर्न क्या था कि फ्री कैश फ्लो नहीं आता था, प्रॉफिट्स थे, लगातार कैपेक्स मोड में ही रहते थे। तो हमने देखा जब उन्होंने जियो लॉन्च किया, वो 2013 से 18-19 के पीरियड में स्टॉक ने फ्लैटिश रहा, 600 से 800 की रेंज में रहा। फिर उन्होंने उसको मोनेटाइज किया। तो और अभी वापस से वो, एक तो कंसर्न है बाजार का कि वापस से कैपेक्स शुरू हो गया है एनर्जी को लेके। सेकंड, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा चीजें कर रहे हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि एफएमसीजी भी कर रहे हैं, बेवरेजेस में भी हैं, एनर्जी में करीबन करीबन 11 एक्विजिशंस करे हैं। रिटेल में हम देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई नया, मैं मतलब नाम भी भूल गया हूँ, इतने सारे एक्विजिशंस कर लिए उन्होंने पिछले 6 से 8 महीने में। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस कंसर्न में है कि क्योंकि ये कंटिन्यूस कैपेक्स मोड में है तो फ्री कैश फ्लो जनरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक पुराना कंसर्न रहा है रिलायंस में, इसलिए स्टैटिक है। सेकंड, मुझे लगता है जो ट्रिगर होगा वो थोड़ा विंडफॉल टैक्स का फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है, उसने जो उनका O2C बिजनेस है उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला है, थोड़ा ओवरऑल एनवायरनमेंट भी उसको वेव करने को है। मुझे लगता है 3 ट्रिगर है अनुज। एक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो डीमर्जर होना है मई में, उससे शायद थोड़ा सा नियर टर्म अपसाइड आ सकता है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। जो बड़ा ट्रिगर है मेरे हिसाब से वो जियो की लिस्टिंग है और एनर्जी बिजनेस में मोनेटाइजेशन है, क्योंकि उससे ये होगा कि जो आपका एक वापस से कंसर्न है कि डेट लेवल अगर वापस बढ़ने लगेगा और कैपेक्स मोड है, वो एड्रेस होता है। तो ये 3 ट्रिगर है मेरे हिसाब से, जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर, जियो की लिस्टिंग और कोई भी एनर्जी में अगर वो मोनेटाइज करते हैं जो न्यू एनर्जी बिजनेस इनिशिएटिव है। और मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग है ये राउंड द कॉर्नर है। अच्छा गुरमीत जी, ऑफिस में तो नहीं कह सकता, लेकिन घर में ऐसे चल रहा है क्या और कितने में चल रहा है? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न है पावर और वाइट गुड्स, कुछ इसमें से लिया है क्या आपने भी? हमने ट्रैक किया वीरेंद्र जी, जब भी पावर को लेके कुछ, जैसे वोल्टास आप देखिए 5 साल का रिटर्न 30% एब्सोल्यूट है, कोई खास रिटर्न नहीं है। सिम्फनी जब से उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया वाला एक्विजिशन किया, आई थिंक 3-4 साल पहले, तब से शायद वो रिटर्न रेशियोज उनका इम्पैक्ट हुआ है। वोल्टास में कंसिस्टेंटली उनके ईएमपीएस बुक्स में इम्पैक्ट आया है। मेरे हिसाब से जो बड़ा शिफ्ट हमें दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में दिख रहा है। आप देखिए एप्पल आज 11 बिलियन के एक्सपोर्ट्स में लगभग 50% एप्पल का है। टिम कुक कल आए, उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मीटिंग करी,
आज बहुत अच्छा आर्टिकल भी आया है इंडिया पे, जहाँ पे बात हो रही है कि कितना बड़ा, अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकता है और 20-25 बिलियन डॉलर की सोर्सिंग एक्सपोर्ट कर सकता है, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं, प्रिसीजन चाहते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहते हैं, बहुत सारे वहाँ पे आएंगे। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो डिक्सन है, चाहे वो एम्बर है, और भी सारे प्लेयर्स में है। सिलेक्टिवली आप वोल्टास, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू है, मार्केट शेयर बड़ा है। वोल्टास बेको, उनका जेबी इतना अच्छा नहीं किया जितना उनको उम्मीद थी कि वो करेगा। आरएसी में अगर आप देखेंगे तो 26% के आसपास का मार्केट शेयर और समर्थ है। तो टैक्टिकली में भी अगले 2 क्वार्टर के लिए आप कर सकते हैं, बट समहाउ पास्ट में ये डिसीजंस जो हैं वो फेवर में नहीं गए कि समर्स है तो मैं एसी मेकर्स ले लेता हूँ, या गर्मी आ रही है तो मैं बेवरेज मेकर्स ले लेता हूँ। ये टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं और बहुत जल्दी प्ले आउट हो जाते हैं, बहुत मुश्किल है इसको टाइम करना। चलिए फिर गुरमीत, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और अपनी बात रखने के लिए। तो ये सब बात हुई, काफ़ी स्टॉक्स पर ही बात हुई आज एक्चुअली, HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, मार्केट के जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं उन पर बात